हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी भली चंगा ज़िंदगी बढ़िया चल रही होगी। सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी भी आप सब कर रहे होंगे और बच्चा जो समय बचा हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करी जा सकती है। और जिनको भी 30 में से 30 नंबर चाहिए वो हमारे साथ PYQs की प्रैक्टिस के लिए जुड़ें। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप यहाँ पे 30 में से 30 करोगे, लेकिन ये प्रॉमिस तब पूरा होता है जब आप लेक्चर को अंत तक देखेंगे और चीज़ें तभी आपको ठीक से समझ में भी आती हैं। जैसा कि बाकी सब स्टूडेंट्स अभी तक जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने कई सारे ईयर्स के पेपर डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जनवरी 2021 का पेपर 1 डिस्कस किया हुआ है। आज बच्चा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी 2021 का पेपर 2। अब आप चाहे पेपर 1 देने जा रहे हूँ या पेपर 2 देने जा रहे हूँ, हमसे आपको CDP हिंदी कंप्लीट आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप पूरे के पूरे दोनों में से 60 नंबर कहीं आपके जाएंगे नहीं, लेकिन ये 60 नंबर तभी आएंगे जब आप पूरा लेक्चर अंत तक देखेंगे। आज बच्चा हम लोग एक ऐसे विश्लेषण को करने वाले हैं, ऐसी एनालिसिस करने वाले हैं जहाँ पर, या यूँ कह सकते हो कि ऐसी एक ट्रिक जानने वाले हैं जहाँ पर आप कई बार क्वेश्चंस का जवाब आपको नहीं पता होगा, तब भी आप उसका सही उत्तर कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ आपको जुड़ा रहना होगा। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। छोटा सा काम है, कह सकते हो अनुरोध है कि बेटा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि यूट्यूब से आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिन भी विद्यार्थियों को देखिए इस पेडागोजी को लेकर के कंटेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको कंटेंट ठीक से ना पता होगा तो आप क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएंगे, या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर ये बन रहा है, क्यों बन रहा है, उसके पीछे के रीज़न हमको पता नहीं चलते। इसके लिए आपके पास नोट्स का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है और ये समय नहीं है कि आप उसको बना सकें तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको CDP का पेड नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। बच्चा बहुत महंगा नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसको अरेंज किया हुआ है और NCERT बेस्ड है, एररलेस भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उसमें। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आपके सामने 2021 का पेपर 2 आ चुका है। यार थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर लेते हैं, मतलब जूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको सही से दिखने लगेगा। मज़ा तभी आएगा जब क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, क्या ज़्यादा हो गया क्या? नहीं, ठीक है, होगा तो फिर देखेंगे ना। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और पहला क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका है, लिखा हुआ है। देखिए बात कर लेते हैं उस ट्रिक की जिस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ये जानना है कि कैसे किसी भी प्रश्न का उत्तर ना आने पर भी उसको हम सही उत्तर तक पहुंचा सकें, इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहने होगा। आज हम लोग उस एनालिसिस पर बात करेंगे। वो एनालिसिस आपको आ जाएगी कि जहां से आप क्वेश्चन का उत्तर नहीं पता होगा, इसके बावजूद भी उसका जवाब आप दे पाएंगे, जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और आज हम लोग उस ट्रिक के ऊपर काम करने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहले क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं अपनी ट्रिक को अप्लाई करना। देखिए कौन सा जादू होने वाला है आज। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास। नोटिस कीजिएगा, चाइल्डहुड कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट कैसा होगा। तो देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा है। हम काम किस पे करने वाले हैं कि हम एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को जो जिसके उत्तर बनने की संभावना 100% नहीं होगी। ठीक है, आते हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा, धीमी गति से होता है। अच्छा, इतनी CDP पढ़ ली हमने, इतनी पेडागोजी पढ़ ली, कब कहा था कि किसी भी अवस्था में विकास की गति धीमी हो जाएगी? साथ में एक लाइन और जोड़िए कि उसे मापा नहीं जा सकेगा। तो ऐसा होगा नहीं, ये सत्य है कि विकास को मापा नहीं जा सकेगा, लेकिन उसकी गति धीमी होती, ये कहाँ पढ़ा आपने? सो
ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो ना बनने वाला बच्चा। थर्ड नंबर देखेंगे, सॉरी सेकंड देखेंगे, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ये लाइन नहीं समझ आ रही यार, ये क्या है, इसको मैं होल्ड करूंगा, ठीक है। थर्ड नंबर देखेंगे, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। देखिए अगर आपने सीडीपी को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो विकास के संबंध में ये लिखा था कि इसमें जो चेंज होते हैं ना वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। यहाँ कौन सा लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस लिखे हुए हैं, तो ये तो ऑप्शन बनना नहीं है, तो थर्ड भी खत्म हो गया। चौथा देखिएगा, अनियमित तो असंबद्ध है। विकास नियमित है और संबद्ध है। एक दूसरे की अवस्था में होने वाले विकास एक दूसरे को कोलैबोरेट करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है, उसके बीच अपना एक बॉन्डिंग है ना। सो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत। देख रहे हो, मुझे नहीं पता था कि यार बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है, लेकिन मिल गया। फर्स्ट थर्ड फोर्थ तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। उत्तर क्या बना, क्या बना भैया, सेकंड ऑप्शन बन गया, ठीक है। ये बहुस्तरीय, यहां समझ नहीं आ रहा ना, यहां पढ़िए, इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो होता है, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और यही एनालिसिस हमारी अंत तक चलेगी। ये कोई तरीका नहीं होता बच्चा, ये मात्र एक तरीका ये है, ये आपको तभी आ सकेगा जब आप हमारे साथ एक एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब आपको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर देखेंगे, निकटस्थ विकास का क्षेत्र मतलब जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब जेडपीडी। जेडपीडी को या जेडपीडी वर्ड या उसके संबंध में बताने वाले साइकोलॉजिस्ट जानते हो कौन थे, वाइगोस्की, ठीक है। जेडपीडी में उन्होंने एक बात बताई थी जो मुझे याद आ रहा है कि अगर समझाता हूं, अगर बच्चा मेरे लेक्चर को देख लोगे जा करके, नहीं यहाँ पे जो मैंने जेडपीडी के संबंध में पढ़ाया हुआ है वाइगोस्की को, तो ज़्यादा समझ लोगे, बट फिर भी मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए वाइगोस्की सिर्फ ये बताना चाह रहे थे, मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि किसी बच्चे का जो पोटेंशियल है वो यहाँ है, इस लेवल पर है, ठीक है, इस लेवल पर, और हम सारे मिलके जितने भी जानकार हैं, वरिष्ठ हैं, विद्यालय है, एमकेओ के सेक्शन में जितने भी लोग आते हैं, है ना, मोर नॉलेज अदर्स में, वो मिल के इसके पोटेंशियल को यहाँ से अगर हमने यहाँ पहुँचा दिया तो वो जेडपीडी का काम होता है। समझ रहे हैं, मतलब जेडपीडी का मतलब ये है कि जिस भी विद्यार्थी का, बच्चे का पोटेंशियल सपोज दैट 80 यूनिट्स पर है, तो उसे मैं 100 यूनिट्स या 10 to 100 यूनिट्स ले जाने का काम जरूर करेंगे, ठीक। समझ लेते हैं, देखते हैं उत्तर क्या बन सकता है। कह रहे हैं कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। भैया एक बात बताएं, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है वो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, ज़रूरत ही नहीं है कि बाकी के ऑप्शन पढ़े जाएं। अब ऐसी कंडीशन में यार सारे मत पढ़ने के लिए बोलो ना, ज़रूरत नहीं है। आप देख लेना, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, इंग्लिश में जाकर के एक बार पढ़ लोगे तो शायद सेटिस्फाइड और हो जाओगे। कह रहे हैं कि द एरिया बिटवीन चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ एडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स। पीयर्स समझ तो जो उसके आसपास के क्लासमेट्स होते हैं उनको पीयर्स बुलाते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा। चलिए भैया थर्ड नंबर देखेंगे। हर क्वेश्चन को एलिमिनेट नहीं करेंगे, अगर पहली बार में ही हमें उत्तर मिल रहा है तो फिर जरूरत नहीं है ना। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, एक बात कहूं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे तो उन्हें मेरी बात बच्चा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने ना इधर उधर से सैंपल उठा उठा के पढ़ा है कि आज ये अच्छे लग रहे हैं, कल वो गुरुजी अच्छे लग रहे हैं, कल वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप मेरे से जुड़ेंगे, लेक्चर को अंत तक देखेंगे तो 110% आप सक्सेस होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, जीन पियाजे के अनुसार
बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, क्या जानते हो कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की कौन सी स्टेज थी? या जीन पियाजे को आप जानते हो? जीन पियाजे एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये निवासी स्विट्जरलैंड के थे और इन्होंने कॉग्निशन डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जो ये कहना चाह रहे थे कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किस किस तरह से होता है, उसके उन्होंने लेवल बताए थे। जो चौथा लेवल है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, जो 11 से 15 के एज में होता है। समझ गए? अच्छा, दूसरी बात यह है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उन्होंने एक विशेषता ये कही थी कि इसमें जो चिंतन होता है ना, जो वे ऑफ थिंकिंग होगा वो ऑब्स्ट्रैक्ट होगा, डिडक्टिव होगा, हाइपोथेटिकल होगा, ठीक है, तार्किक होगा। तो खत्म करो ना यार, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, जहां ये वर्ड आ जाए इतना ही। आगे क्या लिखा है? पॉजिटिव हो, देख लेना कि ना लिखा होगा कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क होता ही नहीं है। नेगेटिव वाले भी ऑप्शन ज़्यादातर बनते हैं, बट परिकल्पित निगमनात्मक तर्क लिखा हुआ है, इसलिए उत्तर 100% यही सही होगा अकॉर्डिंग टू पियाजे, उनके चौथी स्टेज के अकॉर्डिंग। क्लियर? बाकी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अब अच्छा, बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं इनको जानने के लिए मेरे जीन पियाजे का लेक्चर देख लो प्लीज़, मान जाओ ना यार, नंबर बढ़ जाएंगे आपके, सुनते नहीं हो सच में। चौथा नंबर देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। मतलब वह स्टेज बतानी है जहां पर बच्चा सामाजिक नियमों का अनुपालन करेगा और सामाजिक नियमों को सुरक्षित रखने पर का प्रयास करेगा ना। तो देखिएगा, चौथे का जो ऑप्शन बनेगा वो सेकंड बन जाएगा, सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास। इस अवस्था में बच्चा सामाजिक नियमों की सुरक्षा करने का काम करता है और मानता है कि सामाजिक नियमों में ही जीवन अनुशासित हो सकेगा और सही तरीके से हम रह पाएंगे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्लियर? आते हैं हार्वर्ड गार्डनर के संबंध में पढ़ेंगे, फिर मैं कहूँगा कि बच्चा इनको जानना है तो बुद्धि के बारे में पढ़ो। वैसे बुद्धि का लेक्चर मैंने अभी जल्दी में ही किया हुआ है, पार्ट नंबर 2 किया हुआ था, पार्ट नंबर 1 इससे पहले किया हुआ है। ये सारे लेक्चर्स की जो लिंक होगी वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के बोबो सिद्धांत का मतलब है कि जो हार्वर्ड गार्डनर थे वो मल्टी इंटेलिजेंस प्रिंसिपल को उन्होंने दिया था, जो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार या अंतः स्थिति का अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। मतलब ये है कि मुझे ये बताना है कि कौन सा वाला सही होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ये बुद्धि के प्रकार लिखे हुए हैं, ये टाइप्स हैं जो बताए हैं आपके हार्वर्ड गार्डनर ने, और ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिनमें स्थानिक बुद्धि होता है, स्पेशल इंटेलिजेंस होता है, वे थेरेपिस्ट नहीं होते, मनोवैज्ञानिक नहीं होते, एक्चुअली वो मूर्तिकार होते हैं। यहाँ से यहाँ होना चाहिए था। अंतरावैयक्तिक जो लिखा वो इंट्रापर्सनल का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति खुद की पावर्स, खुद की वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने में सक्षम होता है, वो विक्रेता कैसे हो सकता है? विक्रेता तो वो होगा ना जो इंटरपर्सनल हो सकता है, मतलब जो दूसरे के भावों को अगर समझ लेगा तो माल बेच लेगा। समझ रहे हो ना? विक्रेता, समझ रहे हो ना? विक्रेता का बच्चा काम ही यही होता। आज वो लोग व्यापारी नहीं हैं जो अपने माल को नहीं बेच पा रहे हैं। आज वो बड़ी कंपनियां सब सक्सेस हैं जो अपने माल को बेचना जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यही सिखाया जा रहा है, उनके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी। तो अंतरावैयक्तिक इसके लिए नहीं होगा। भाषिक जो होगा वो राजनेताओं में होता है। तो सिंपल है, चौथा ऑप्शन इसके लिए सही होगा कि जो बॉडीली काइनेस्टिक होगा वो एथलीट हो सकता है, डांसर हो सकता है, पायलट हो सकता है। तो इसके लिए ये सही होगा ना।
और सभी के बारे में जानना चाहते हो डिटेल तो लेक्चर जाके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे बच्चा, आज थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखो, पार्ट में तोड़ के लेक्चर को मत देखिएगा, अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत होगी। लियोवाइगोस्की के अनुसार भैया लियोवाइगोस्की क्या बता रहे थे? लियोवाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था और उन्होंने कहा था कि बच्चों के संज्ञान का जो विकास होगा वो समाज और संस्कृति उसके एक बड़े पहलू होंगे, बड़े कारक होंगे, इसलिए इनके सिद्धांत का नाम था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ओके, अब पढ़ लेते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए कर लो ना इसी को सही, क्योंकि जो भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का संज्ञान उच्च हो, कॉग्निशन उच्च हो, मेंटल एबिलिटी उच्च हो, इसके लिए उनकी भाषा का सुदृढ़ होना, मजबूत होना जरूरी है, ऐसा वो बता रहे हैं। जबकि इसी सेंटेंस के विपरीत चले जाते थे जीन पियाजे। उनका मानना था कि जिन बच्चों का संज्ञान उच्च होगा उनकी भाषा अपने आप ठीक होगी। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बच्चों की भाषा ठीक हो जाए तो उनका संज्ञान उच्च हो जाएगा। सो फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही है, बाकी कुछ जानना ही नहीं हमको ना। 7 नंबर देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। अब नोटिस कीजिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। एलिमिनेशन इसमें काम आएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का जो मूल्यांकन है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। नहीं भैया, मूल्यांकन सदैव बच्चों के सीखने में उनकी मदद करता है। कभी मत मानिएगा कि अगर किसी बच्चे को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं या उसको असेस कर रहे हैं या उसकी हम टेस्ट करा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बारे में ही हमको पता चलता है। बच्चे को स्वयं अपने बारे में पता चलता है, बच्चे के बारे में हम जान लेते हैं, ये जान पाते हैं कि बच्चे को कहाँ लर्निंग गैप्स रहे ना। तो फर्स्ट गलत यहाँ पे। बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता नहीं भैया, कोनो भय कार्यक्रम थोड़ी है। अभिभावकों को प्रतिपुष्ट देने का प्रयोजन से बेहद सफल है। मतलब यार मूल्यांकन इसलिए किया जाना चाहिए ताकि हम पेरेंट्स को बता सकें कि आपका बच्चा कितना अच्छा है और उन्हें खुश रखना है, नहीं ना। तो थर्ड तो गलत हो रहा ना यहाँ से। अब देखिएगा चौथा नंबर बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए परीक्षाओं का आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप बच्चों को असिस करते हो या एवेलुएट करते हो तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट वो है नहीं, तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर पिछाड़ने पर सहायक होता है। क्या है ना कि जब हम बच्चों को असेसमेंट कर लेंगे तो वहाँ पर जो बच्चे हमारे ठीक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो उनके लर्निंग गैप्स के बारे में हम को एक डेटा मिल जाएगा, एक एनालिसिस करने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग के थ्रू उसको हम ठीक तो कर सकते हैं ना। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है चौथा। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे, बड़ा मज़ा आ रहा है यार इसको करने में, मतलब अच्छा पेपर था। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी हो सकती है? ध्यान रखिएगा कक्षा में जेंडर के जो मानक होंगे या समझ होगी उसको हम प्रयास करेंगे कि वो ऐसी कोई डिस्कशन क्लास में ना हो, है ना। देखिएगा लिंगों के जैविक अंतरों के, देखिए लिंगों में कोई जैविक अंतर नहीं होती और साथ में क्या करो उसकी उपेक्षा कर रहे हो, तो ये तो गलत है। उसे स्वीकार करना, अस्वीकार नहीं करना है। समाज में चिन्हित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, अरे भैया आपने तो ये कह के लिंग भेदभाव को बढ़ावा दे देंगे ना आप। एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना मतलब छोड़ो, शब्द ही नहीं है, हटा दीजिए ना। पर्टिकुलर एक लिंग को आप सपोर्ट करेंगे, उसका एक ग्रुप बना देंगे, गलत है ना। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो ऑप्शन गलत हो गया यूं ही। अब चौथे नंबर को देख लीजिएगा, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। क्लियर? आशा है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को गुण और साधन समझना चाहिए, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ आपके बिल्कुल नहीं बनाएंगे, एलिमिनेट करो। बहुभाषिकता जो होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है वो आपका
साधन है, असेट है, रिसोर्स है, रुकावट नहीं है, समस्या भी नहीं है, और ना ही तो कोनो सिस्टम का कोई इशू है। ठीक है, हटाइए इसको। नंबर 10 देखेंगे, बाल केंद्रित कक्षा। वाह भाई वाह, बाल केंद्रित कक्षा। इसके प्रतिपादक कौन थे जानते हो? जॉन डीवी। भारत में कौन? गीजूबाई थे। तो देखेंगे बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या हो सकता है, चलो भाई बताओगे? बाल केंद्रित कक्षा में पढ़ते हैं इसको, ऑप्शन देखते हैं, एलिमिनेट करेंगे इसको हम। अध्यापक केवल, छोड़ दो, नहीं पढ़ना आगे। ये कह सकते हो टैग वर्ड है, केवल नहीं कह सकते ना बाल केंद्रित शिक्षा में। केवल क्या यार, तो वो सेंट्रलाइज कर रहा ना उस चीज को। केवल अध्यापक पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत का उपयोग करता है, गलत बात। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत, क्लासिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेट कर दोगे क्लास को क्या। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करते हैं, जी बिल्कुल भी नहीं। क्या करोगे? अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बच्चा बहुत टाइम नहीं लेंगे, चिंता मत करना, बस थोड़ा पेशेंस और मेंटेन करो। 50% पार्ट लगभग हो चुका है, जल्दी कर लेंगे। और पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि उत्तर ये बनाएगा। क्यों बनाएगा? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ये चर्चा हम ऊपर अभी कर चुके हैं। हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन जहाँ समझाने वाला है अगर हम वहाँ नहीं समझाएंगे, टाइम नहीं देंगे, तो फिर एनालिसिस किस बात की ना। हम कर रहे हैं ना सटीक विश्लेषण, तो कैसे करेंगे? आंशिक दृष्टि वाले समझ लो ना, जिनको दिखने में थोड़ी बहुत समस्या है। तो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? जो उपयोगी नहीं है वो बताना है। यार देखो, दिख रहा ना, जिनको दिखने की समस्या, भैया छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, छोटी मुद्रा समझ लो, जिसका फॉन्ट या लेटर ही छोटा लिखा हुआ है, उनको दिख ही नहीं रहा, ऊपर से आपने उसको छोटा प्रिंट करा दिया, ये तो यार सामान्य बच्चों के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, है ना। तो हटाइए ना इसको, तो नेगेटिव पॉइंट बन गया ना, छोड़ते हैं इसको। बाकी आप समझदार, उसको पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 13 नंबर देखेंगे, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा को लागू करने का मूल अर्थ क्या है? पढ़ते, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, लिख गया पृथक करना, हटा दीजिए। समावेशी शिक्षा जोड़ने काम करती है, अलग करने काम नहीं करती है। अक्षमताओं के आधार पर सीमाओं को उन्हें नामांकित करना, नामांकित करके बाद में सेक्शन A, B, C, D बना दोगे, नहीं, गलत। अलग अलग क्षमताओं अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, ये भी गलत। हम समावेशी शिक्षा का यार अर्थ होता है कि सभी बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाने का काम करेंगे, चाहे वो समर्थ हो या असमर्थ हो, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपके गलत हो जाते हैं। चौथा नंबर बिना पढ़े उत्तर लगा दीजिए, इसके अलावा पांचवा कोई ऑप्शन तो है नहीं जिसको हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। 14 नंबर देखेंगे, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? तो देखिए, जिनका IQ 120 प्लस है, जो इनोवेटिव लर्नर हैं, कह सकते हो, जो जिनका इंटेलिजेंस अपर क्लास में है, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? उनको उसे नर्चर करने के लिए उनकी इस क्षमता को हम क्या करें? चुनौतीपूर्ण उन्हें काम दें, निरस्ता से दूर करने के लिए क्रियाकलाप दे करके उनको हम क्लास में शामिल कर रखेंगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल उन्हें हम क्रिएटिव टास्क देंगे। अब जैसे ये लिखा हुआ है कि वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता होती है। अभिमुखी चिंतन का मतलब होता है ना, देखिए लिखा हुआ है कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब जिसका समाधान एक हो सकता है, या ऐसे प्रश्न जिसके उत्तर सिर्फ एक बन सकते हैं, ठीक है। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराना। रटने पर रोड लर्निंग परीक्षा कौन दिलवाता? नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। चलिए आते हैं 15 नंबर को देखेंगे। पठन वैफल्य को कहा जाता है डिसलेक्सिया, ओके, कैन बी आइडेंटिफाइड। तो डिसलेक्सिया वो होती है जिसमें आपको पढ़ने और लिखने दोनों में समस्या होती हो। ये देखिए थर्ड ऑप्शन दिख गया, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का अभी मैंने लेक्चर बच्चा किया नहीं है,
आगे मैं करूँगा तो उससे आप देख लीजिएगा, बाकी के लेक्चर्स हैं, है ना। तो मैंने आपको यहीं पर समझा दिया कि डिसलेक्सिया एक प्रकार का लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होता है जिसमें मेनली पढ़ने की या रीडिंग प्रॉब्लम आती है, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग दोनों ही इसमें हम समझते हैं। सो ऑप्शन हमारे पास मिला हुआ थर्ड, कह रहे हैं कि उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से ये कनेक्ट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 16 नंबर, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। नोटिस कीजिएगा, जो प्रभावशाली नहीं है उसे बताना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पहला देखिए, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं, उनके सम्मुख चुनौतियों को समझना बहुत जरूरी है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना यही तो नहीं होगा, हटाइए ना। क्या हम बच्चों को इसलिए के लिए प्रेरित करेंगे कि चलो यार यहाँ मत पढ़ा करो ना, मेरे घर आ जाए, मैं आपको ट्यूशन दे दूंगा, वहाँ मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो वैसे भी विद्यालय परिसर के अनुकूल नहीं होगा, विद्यालय व्यवस्था के अनुकूल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का बहुत महत्व है भैया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कह रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं होता, ये तो गलत ना। कह रहे हैं कि आपस में संबंध ही नहीं है, नगण्य है, तो ये तो सारे आपके नेगेटिव हो गए, ये वाला आपका ना, और थर्ड नंबर और ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, अच्छा आप अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, मतलब उसे बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, तो क्या क्या हम कर सकते हैं, तो देखेंगे क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रायों को सुव्यवस्थित करना, बिल्कुल सही है, वो उत्तर सही होगा जिसमें फर्स्ट होगा। तो ये वाला उत्तर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन नहीं बैठा है। अब देखिएगा, फिर सेकंड को पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। ओ, ये करना ठीक है, देख लो भाई। नहीं नहीं, ये कैसे करोगे, नहीं करोगे ना। सेकंड ऑप्शन तो कहीं करना ही नहीं, तो देख लो वो ऑप्शन गलत जिनमें सेकंड बैठा हुआ है। तो देखिए चौथा भी गलत हो गया। अब आपका चुनाव बचा है फर्स्ट एंड थर्ड में, तो एक काम कर लेते हैं, इसमें देखिएगा आपका चौथा ऑप्शन बैठा हुआ, चौथा को पढ़ते हैं। कक्षा में विविधता की उपेक्षा नहीं कर सकते। उपेक्षा का मतलब हो गया आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, मतलब जो कक्षा में डाइवर्सिटी है, इग्नोर डाइवर्सिटी, तो कक्षा में डाइवर्सिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। चौथा ऑप्शन गलत, सो थर्ड ऑप्शन नहीं बनेगा। कौन सा बन गया, फर्स्ट। आई थिंक एलिमिनेशन समझ में आया होगा, ठीक है बच्चा, मज़े आ जाएंगे अगर आप एलिमिनेशन को सीख लोगे तो बहुत सारे प्रश्नों में आपको मदद मिल जाएगी। मतलब अगर मैं कहूँ कि टोटल 5 सेक्शन होते हैं आपके पास है, और हर किसी में अगर 3-3, 4-4 क्वेश्चन ऐसे दिख गए जिनका उत्तर हमें ना पता हो, उनको एलिमिनेशन के थ्रू हम सही कर लेंगे, तो मतलब कम से कम आप 15 से 20 नंबर पा सकोगे इस एलिमिनेशन वाली ट्रिक से, ठीक है। शुरू करते हैं। 19 नंबर को हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ। इसमें ऐसे क्वेश्चन में ना फिल करने से ही मजा आता है, सेंटेंस बनता है। एक एक को रखना शुरू कर। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया, बिल्कुल सही, हटाइए। सरल रैखिक हो नहीं सकती, सरल और व्यक्तिगत हो नहीं सकती, निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं होगी। तो 19 का उत्तर बन गया। 20 देखेंगे। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को क्या करना है, क्या करना है भाई, अरे समझना पड़ेगा ना। टालना, उपेक्षित करना, अनदेखा करना, यह अध्यापक का काम थोड़ी होता है, आप टालोगे थोड़ी किसी चीज को। 21 देखिएगा। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए ऑप्शन रखिए, सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन सही। कुछ करना नहीं है ना, तो क्या समझा दें उसमें। 22 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। देखिए, विद्यार्थियों को पाठ उपलब्ध करा दो। ये पाठ वर्ड जो यूज किया गया है वो अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की यूज किया गया है। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो तो उनकी मदद कर दो, तो वो सीख जाएंगे। ये पद्धति सबसे प्रभावशाली मानी जाएगी। 23 देखिएगा। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। नोटिस कीजिएगा, वह कथन जो सही नहीं है वो बताना है। फर्स्ट देखिएगा, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो करेंगे। मुझे ढूंढना है जो नहीं है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, लो यार यही गलत है।
बच्चे भला कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं सीख सकते? बच्चे जो कुछ भी अपने वातावरण में देखेंगे उसके प्रति उनके अंदर धारणा नहीं बनेगी क्या ना, मतलब वही पिक्चर बनेगी जो आप दिखाओगे आप करोगे, ऐसा तो नहीं है ना। सो यही उत्तर बन जाएगा क्योंकि मुझे वो ढूंढना जो नहीं होगा। करेक्ट। 24 नंबर देखिएगा, बच्चों का विद्यालय में असफल होने का मतलब हो जाता है, अगर कोई बच्चा विद्यालय में असफल होता है तो क्या है, यह प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं था। नहीं भाई, ये नहीं कह सकते ना 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 ना, बिल्कुल नहीं कर सकते ना। अगर कोई बच्चा वंचित पृष्ठभूमि से आएगा तो मतलब ये उसका कह सकते हो कोनो साइन तो है नहीं, सिंबल तो है नहीं कि वो वंचित पृष्ठभूमि से आया है तो वो लर्निंग में एबिलिटी नहीं रखता होगा। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ रहा, समर्थ नहीं रहा। व्यवस्था फेल हो गई ना, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखे, उसकी पूर्ति वो नहीं कर पाया, रुचियों की पूर्ति नहीं कर पाया, तो पक्की बात है कि बच्चा क्या होगा, फेल हो जाना है। 25 आएंगे, मतलब कह सकते हो कि किसी भी विद्यालय में किसी भी बच्चे को फेल होने की पूरी जिम्मेदारी उस विद्यालय को जाती है। कभी भी पीटीएम अगर आप जाते हो तो कभी भी अपने ऊपर दोष आप नहीं लेंगे, ये सारा दोषारोपण किसका है, किसके ऊपर जाना चाहिए, विद्यालय और उसकी व्यवस्था के ऊपर। 25 नंबर में आएंगे, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा। अरे बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बढ़िया लिखा है, कुछ नहीं करना है। ये जो आपस में पढ़ने लिखने की प्रक्रिया करी थी ना, इसको रेसिप्रोकल लर्निंग के थ्रू समझाने की कोशिश करी थी। कोलैबोरेटिंग लर्निंग या कोऑपरेटिव लर्निंग कहा गया था अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की ना। तो एक दूसरे से सीखने के बाद बच्चों की जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, डेवलप होगी और अच्छे से बढ़ेगी। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। 26 में आएंगे, उम्मीद है बच्चा सबको समझ आ रहा होगा, थोड़ी मैंने स्पीड पकड़ी जरूर लेकिन मैंने समझाने में कहीं पे कोई कसर छोड़ी नहीं तो अब बचे हुए क्वेश्चन पे छोड़ेंगे। थोड़ा सा प्रयास कर लीजिएगा और लेक्चर को जरूर पूरा बच्चा देख लो, आपके बहुत काम का है। एक कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र आकलन की विधियों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित कर लेती है। तो सिंपल सी है कि वो प्रगतिशील है। देखो बाल केंद्रित होती तब भी यहाँ पे लिख लेते, लेकिन वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत ही वो ऐसा कर रही है, अदरवाइज नहीं करेगी। तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। देखते हैं 27 को, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुझे उसे जवाब देना है जो विकास के संबंध में बिल्कुल सही। बच्चों के विकास में बहुत ऐसी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, जी बिल्कुल सही है। बाकी लेकिन हम देखेंगे जरूर क्योंकि थोड़ा सा वजन कम आया ऑप्शन में, तो पढ़ेंगे। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में नहीं, संसार के सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में इसलिए नहीं होगा, क्रम में तो होगा, सुनिश्चित समय से होता है ये नहीं होगा। विकास सुरुचिपूर्ण व्यवस्थित समूह की अवस्थाओं से पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होते हैं, मतलब पहले से होता है, फिक्स होता है। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि एनवायरनमेंट की काफ़ी मदद होती है यहाँ पर है। विकास सरल नहीं है, जटिल होता है। एक दिशीय कार्यक्रम नहीं है, बहुदिशीय है। ठीक है, सो आपका फर्स्ट आंसर ही यहाँ पे बन पाएगा। 28 देखेंगे यहाँ पे। 28 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या बन सकेगा, सेकंड। मध्य बाल्यावस्था में बच्चा तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। अगर पियाजे को पढ़ लोगे तो ये लाइन आप यहां से आसानी से कनेक्ट कर जाओगे। ठीक है, 29 देखेंगे। पियाजे कहीं नहीं पढ़ोगे यार, मेरे से ही पढ़ोगे। आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे ना लिंक, वहां से क्लिक कीजिएगा, तुरंत अंदर हो जाइएगा, जीन पियाजे को देख लीजिएगा। 29 को देखेंगे। बच्चों के सामाजिक करण में विद्यालय की बोलते हैं कोई भूमिका नहीं है। नहीं भाई, बहुत भूमिका है। प्राथमिक है, द्वितीयक है, जी द्वितीयक है ना। विद्यालय की द्वितीय भूमिका होती है, परिवार की प्रथम होती है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 30, बहुत प्यारा लिखा है क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। वो दिया था जीन पियाजे ने, ये उनका स्टेटमेंट था, इसके पीछे उन्होंने बताया था। तो ये बच्चा 2021 का पेपर 2 है, आप भी इसे देख सकते हो, फाइनल आंसर की से मैच करा सकते हो या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको 30 क्वेश्चन का आज PYQs कंप्लीट कर लिया है।
नेक्स्ट डे हम लोग हिंदी को डिस्कस करेंगे। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और ठीक से देख लो बच्चा, बहुत काम आएगा। बट ध्यान रखिएगा कि प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और PYQs की प्रैक्टिस इस परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए। जय श्री राधे।